हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर क्लास। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 का चैप्टर 3 समानता। तो हम पहले बात करेंगे चैप्टर शुरू करने से पहले कि आखिर हमारे संविधान में समानता कहाँ कहाँ पर है। अगर सबसे पहले बात की जाए तो प्रियम्बल की, जहाँ पर अवसर और प्रतिष्ठा की समता की बात की गई है। इसके अलावा जो हमारी मौलिक अधिकार है उसमें 14 से 18 समानता का अधिकार की बात करते हैं। भारतीय संविधान के भाग 3 में आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। समानता के अधिकार में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तत्व विद्यमान है। इसमें नैसर्गिक अधिकारों का सिद्धांत भी अंतर्निहित है। यह अनुच्छेद संयुक्त राज्य मानवाधिकार के घोषणा पत्र में दिए गए अधिकारों की पुष्टि करते हैं और विधि की दृष्टि में सभी लोग समान है, इस चीज़ की बात भी करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 यानी कि कानून के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण, यानी कि कानून के समक्ष संरक्षण भी हम इसे बोल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता और विधि के समक्ष संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। कानून के समक्ष समता विधि के शासन पर आधारित है। विधि के शासन का सिद्धांत प्रोफेसर डाइसी ने दिया था, जिसका अर्थ है कानून की दृष्टि में सब लोग समान है। कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। कानून के उल्लंघन के अतिरिक्त किसी व्यक्ति को दंडित करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता और कानून सभी व्यक्तियों पर समान रूप से लागू होगा, चाहे उस व्यक्ति का पद, प्रतिष्ठा, धर्म, जाति कुछ भी क्यों ना हो। अब हम बात करते हैं कानून के समक्ष समता के कुछ अपवादों की। राष्ट्रपति और राज्यपाल अपने कार्यकाल के दौरान किए गए काम के लिए किसी न्यायालय में उत्तरदायी नहीं होंगे। राष्ट्रपति या राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान दांडिक मामलों में गिरफ्तार नहीं किए जा सकते। इसके अलावा राष्ट्रपति और राज्यपाल पर सिविल मामला तभी चलाया जा सकता है जब लिखित रूप में 2 महीने पहले सूचना दे दी गई हो। और चौथा, अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम और विदेशी दूतावास विधि के शासन के अपवाद हैं। अब हम बात करते हैं कानून के समान संरक्षण की। यह अवधारणा अमेरिका से ली गई है, जिसका अर्थ होता है समानों के बीच समान व्यवहार करना। दूसरे शब्दों में उचित और तर्कसंगत और युक्तियुक्त भेदभाव हो सकता है, जैसे बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं आदि के लिए कुछ विशेष उपबंध किए जा सकते हैं। भेदभाव का आधार कुछ हो सकता है, जैसे कि भौगोलिक आधार, सामाजिक परिस्थिति, लिंग के आधार पर, आर्थिक आधार और आयु के आधार पर। इस प्रकार विधि के समान समता नकारात्मक, जबकि विधि के समान संरक्षण सकारात्मक है। उल्लेखनीय है कि विधि के शासन को सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा भी माना है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 15 की। धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। इसका जो फर्स्ट क्लॉज है बात करता है कि किसी भी नागरिक के मध्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका जो सेकंड क्लॉज है वो बात करता है कि ऐसा भेदभाव सार्वजनिक स्थलों, मनोरंजन स्थलों, राज्य द्वारा सहायता प्राप्त तालाबों, कुओं, स्नान घाटों और होटल और रेस्टोरेंट में नहीं किया जाएगा। इसका जो थर्ड क्लॉज है वो बात करता है कि बच्चों और महिलाओं के लिए राज्य कुछ विशेष उपबंध कर सकता है। चौथा क्लॉज बात करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष उपबंध कर सकता है और ये पहले संविधान संशोधन 1951 के द्वारा इसमें जोड़ा गया था। इसके अलावा जो इसका पांचवा क्लॉज है वो बात करता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में, सरकारी हो या प्राइवेट, उसमें आरक्षण का प्रावधान किया जा सकेगा और ये अल्पसंख्यक संस्थाओं पर लागू नहीं है। ये 93 संविधान संशोधन 2005 के माध्यम से इसमें जोड़ा गया था। इसका जो छठे का क है वो बात करते हैं आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए राज्य विशेष उपबंध करेगा, जो कि 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया था। इसका जो छठा बी है वो बात करते हैं आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था की, जिसे कि 103वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से जोड़ा गया था। अब थोड़ा आर्टिकल 15 की कुछ विशेषताओं के बारे में भी बात कर ली जाए। ये केवल नागरिकों को प्राप्त है, सामाजिक भेदभाव को समाप्त करता है, केवल शब्द का प्रयोग हुआ है, अनाधार पर भेदभाव हो सकता है। अनुच्छेद 15 खंड 1-2 कानून के समक्ष समता से प्रभावित है, जबकि 15, 3, 4, 5, 6 कानून के संरक्षण से प्रभावित है। अनुच्छेद 15 खंड 6 क ख के अंतर्गत आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष उपबंधों का भी प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 16 की। ये लोक नियोजन में अवसर की समता की बात करता है।
इसका जो फर्स्ट क्लॉज है बात करता है प्रत्येक नागरिक को राज्य सेवाओं के अधीन नियोजन नियुक्ति में अवसर की समानता होगी। दूसरा क्लॉज बात करता है किसी भी नागरिक के मध्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। जो तीसरा क्लॉज है वो बात करता है किंतु संसद निवास के आधार पर कानून बना सकेगी और संसद ने वर्तमान में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया है, अपितु आर्टिकल 371 का जो खंड 4 है उसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश के लिए एक विशेष उपबंध है। इसका जो चौथा क्लॉज है वो बात करता है पिछड़े वर्ग के नागरिकों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का उपबंध किया जा सकेगा। इसका जो चौथा क है वो बात करता है SC ST के लिए राज्य पदोन्नति में आरक्षण का उपबंध कर सकेगा। 77वें संविधान संशोधन 1995 से इसको जोड़ा गया था। इसका जो फोर्थ B है वो बात करता है आरक्षित पदों के लिए अग्रेतर यानी कि बैकलॉग से संबंधित प्रावधान किए जा सकते हैं। ये जोड़ा गया था 95वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। इसके अलावा जो इसका पांचवा क्लॉज है वो बात करता है धार्मिक संस्थाओं से संबंधित धर्म के नागरिकों की नियुक्ति के लिए राज्य उपबंध कर सकेगा, जैसे आप आर्मी में देखते होंगे। इसके अलावा इसका जो छठा क्लॉज है आर्थिक आधार पर पिछड़े वर्गों के लिए लोक सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान किया जा सकता है। ये 103वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा जोड़ा गया था। तो चलिए थोड़ा सा बात करते हैं आर्टिकल 16 की कुछ विशेषताओं की भी। जो आर्टिकल 15 और 16 है उसको आर्टिकल 14 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। आर्टिकल 16 केवल नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, उद्भव, जन्म स्थान, निवास के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसका अर्थ है अनाधार पर भेदभाव हो सकता है। आर्टिकल 16 फर्स्ट और सेकंड कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं, जबकि 16 थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स कानून के समक्ष संरक्षण की बात करते हैं। इसके अलावा जो फिफ्थ है आर्टिकल 16(6) का यानी कि आर्थिक आधार पर 10% के आरक्षण का प्रावधान करता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता सामाजिक न्याय की राह में अवरोध उत्पन्न करता है। भारतीय समाज में मौर्य काल के दौरान जाति व्यवस्था के साथ ही अस्पृश्यता का भी उदय हुआ था। आर्टिकल 17 में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया और इसे किसी भी रूप में निषिद्ध किया गया। साथ ही आर्टिकल 17 में राज्य को निर्देश दिया गया कि राज्य विधि बनाकर अस्पृश्यता को भी दंडनीय अपराध घोषित करे। 1955 में संसद ने अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम पारित किया था और अस्पृश्यता को दंडनीय अपराध भी घोषित किया और 1976 में इसका जो नाम था वो परिवर्तित करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 रख दिया गया था। जो ये अधिनियम है इसके अतिरिक्त हर स्तर पर अस्पृश्यता और जातिगत विभेद को समाप्त करने के उद्देश्य से 1979 में अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पारित किया गया और 2013 में इसमें संशोधन करते हुए अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण संशोधन अधिनियम पारित किया गया था। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 18 की। उपाधियों का अंत। ब्रिटिश काल के दौरान ब्रिटिश सरकार भारतीयों को अनेक प्रकार की उपाधियां देती थी, जैसे कि नाइटहुड हो गया जिसका अर्थ होता है सर, राय बहादुर यानी कि जिसे कहते हैं आंग्लेरी मजिस्ट्रेट। इन उपाधियों से सामाजिक भेदभाव को बढ़ावा मिलता था, जिसे समाप्त करने के उद्देश्य से अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। तो बात करते हैं कि आर्टिकल 18 में है क्या। आर्टिकल 18 का जो फर्स्ट क्लॉज है वो बात करता है राज्य विद्या और सैन्य के अतिरिक्त अन्य कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 18 का जो सेकंड क्लॉज है वो बात करता है भारत का कोई भी नागरिक विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। जो थर्ड क्लॉज है वो बात करता है कोई विदेशी जो भारत में किसी सार्वजनिक पद पर है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से उपाधि ग्रहण नहीं करेगा। इसका जो चौथा क्लॉज है वो बात करता है भारत का कोई भी नागरिक जो किसी नियोजन या सेवा के पद पर है राष्ट्रपति की अनुमति के बिना विदेश से कोई लाभ का पद, सम्मान या पुरस्कार, डिग्री प्राप्त नहीं करेगा। भारत सरकार ने 1954 से भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रारंभ किए थे और 1994 में बालाजी राघवन केस में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री आर्टिकल 18 का उल्लंघन नहीं करता है, लेकिन अगर कोई इसका प्रयोग अपने नाम के साथ करता है तो इसको वापस ले लिया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं समानता यानी कि जो हमारा चैप्टर है। यह अध्याय समानता की अवधारणा के बारे में है।
समानता को एक मूल्य के रूप में संविधान में भी दर्ज किया गया है। यहाँ समानता की अवधारणा पर रोशनी डालते हुए निम्नलिखित सवालों को पड़ताल करने की कोशिश की गई है कि समानता क्या है, हमें इस नैतिक और राजनीतिक आदर्श के बारे में क्यों सोचना चाहिए। क्या समानता का मतलब व्यक्ति से हर स्थिति में एक समान बर्ताव करना है? हम समानता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं और जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में असमानता को न्यूनतम कैसे कर सकते हैं? हम समानता के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक आयामों को अलग अलग कैसे समझ सकते हैं? इन सवालों को समझने और सुलझाने के क्रम में हमारा सामना समाजवाद, मार्क्सवाद, उदारवाद और नारीवाद जैसे अपने समय की कुछ खास विचारधाराओं से होगा। अब हम बात करते हैं समानता आखिर महत्वपूर्ण क्यों है। समानता एक शक्तिशाली नैतिक राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से मानव समाज को प्रेरित और निर्देशित करता रहा है। समानता की बात सभी आस्थाओं और धर्मों में समाविष्ट है। हर धर्म ईश्वर की रचना के रूप में प्रत्येक मनुष्य के समान महत्व की घोषणा करता है। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में उन विशिष्टताओं पर जोर देती है जिसमें तमाम मनुष्य रंग, लिंग, वंश या फिर राष्ट्रीयता के फर्क के बाद भी साझेदार होता है। समानता का दावा है कि समान मानवता के कारण सभी मनुष्य समान महत्व और सम्मान पाने योग्य हैं। साझी मानवता की ये धारणा ही सार्वभौमिक मानवाधिकार या फिर मानवता के प्रति अपराध जैसी धारणाओं के पीछे रहती है। बहुत सी सामाजिक संस्थाएं और राजसत्ता लोगों में पद, धन, हैसियत या विशेषाधिकार की असमानता कायम रखते हैं। आधुनिक काल में भी सभी मनुष्यों की समानता का राजसत्ता और ऐसी सामाजिक संस्थाओं के खिलाफ संघर्षों में एकजुटता लाने वाले नारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भी फ्रांसीसी क्रांति में भूसामंती, अभिजन वर्ग और राजशाही के खिलाफ विद्रोह के दौरान स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा जैसे फ्रांसीसी क्रांतिकारियों का नारा था, जो कि आप अपने प्रियम्बल में भी इसकी झलक देख सकते हैं। उसमें भी स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के बारे में दिया गया है। समानता की मांग 20वीं शताब्दी में एशिया और अफ्रीका के उपनिवेश विरोधी स्वतंत्रता संघर्षों के दौरान भी उठी थी और ये लगातार उन संघर्षरत समूहों द्वारा उठाई जा रही है जो महसूस करते हैं कि उन्हें समाज में किनारे कर दिया गया है, जैसे कि महिलाएं या फिर दलित। यहाँ पर एक बच्चा है, वो अपनी राय रख रहा है। मैं जिन लोगों को जानता हूँ कि वे सभी किसी न किसी धर्म में विश्वास करते हैं, मैं जिन धर्मों के बारे में जानता हूँ वे सभी समानता का संदेश देते हैं। जब ऐसा है तो दुनिया में असमानता क्यों है? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। आज समानता व्यापक रूप से स्वीकृत आदर्श है जिसे अनेक देशों के संविधान और कानूनों में सम्मिलित किया गया है। फिर भी समाज में हमारे चारों ओर समानता की बजाय असमानता अधिक नजर आती है, क्योंकि आपने देखा होगा अमीरी गरीबी के आधार पर या फिर जाति व्यवस्था के आधार पर आपको आज भी असमानता देखने को मिलेंगी। अपने देश में हम आलीशान आवासों के साथ साथ झोपड़पट्टियां, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस स्कूल और वातानुकूलित कक्षाओं के साथ साथ पेयजल या शौचालय की सुविधा से भी विहीन स्कूल, भोजन की बर्बादी के साथ साथ भुखमरी देख सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप किसी शहर में जाते हैं या फिर किसी ग्रामीण परिवेश को देख सकते हैं तो कहीं ना कहीं आपको असमानता साफ और सीधे रूप से, स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। कानून जो वादा करता है और जो हमारे चारों ओर मौजूद है उसके बीच अंतर बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि कानून और संविधान में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन किस रूप में और कितने प्रकार से, कहाँ तक, किस हद तक उसको लागू किया गया है ये आप जानते ही हैं। नीचे विश्व और हमारे देश के स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े दिए गए हैं, चलिए इन पर थोड़ा नजर डालते हैं। विश्व स्तर पर असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। दुनिया के 50 सबसे अमीर आदमियों की सामूहिक आमदनी दुनिया के 40 करोड़ सबसे गरीब लोगों की सामूहिक आमदनी से ज़्यादा है। दुनिया की 40% गरीब जनसंख्या का दुनिया की कुल आमदनी में हिस्सा केवल 5% है, जबकि 10% अमीर लोग दुनिया की 54% आमदनी पर नियंत्रण करते हैं। आपने भी देखा होगा कि ज़्यादा गरीब है और कम अमीर है, लेकिन ज़्यादा नियंत्रण किसका है? अमीरों का। पहली दुनिया, खासकर उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप के अग्रणी औद्योगिक देशों में दुनिया की आबादी का 25% हिस्सा रहता है, लेकिन दुनिया के 86% उद्योग इन्हीं देशों में है और दुनिया की 80% ऊर्जा इन्हीं देशों में इस्तेमाल भी की जाती है। इन अग्रणी औद्योगिक देशों के निवासी भारत या चीन जैसे विकासशील देशों के निवासी की तुलना में कम से कम 3 गुना अधिक पानी, 10 गुना ऊर्जा, 13 गुना लोहा, इस्पात तथा 14 गुना कागज का भी उपभोग करता है। गर्भावस्था से जुड़े कारणों से मरने का खतरा नाइजीरिया के लिए 18 में से 1 मामले में है, जबकि कनाडा के लिए खतरा सिर्फ 8700 में से 1 मामले में है।
जमीन के अंदर से निकलने वाले ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम और गैस के जलने से दुनिया भर में भी जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है उसमें से पहली दुनिया के औद्योगिक देशों का हिस्सा 2/3 है। अम्लीय वर्षा, एसिड रेन के लिए जिम्मेदार सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड का भी 3/4 हिस्सा इन्हीं देशों द्वारा उत्सर्जित होता है। ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले बहुत सारे उद्योगों को विकसित देशों से हटा करके विकासशील देशों में लगाया जा रहा है। जैसे आपको कुछ टाइम का पता होगा, यूएसए ने क्या किया था कुछ टाइम पहले, कि जो भी औद्योगिक कचरा है या फिर वो सारी चीज़ें ज़मीन के अंदर दबाया था, और बाद में पता चला कि उसके नीचे इतना पोल्यूशन हो गया, इतना हीट क्रिएट हो गया कि वहाँ पर एक हॉट स्पॉट बन गया। भारत में आर्थिक असमानता को दर्शाने वाले कुछ आंकड़े। यहाँ भारत की 2011 की जनगणना के लिए घरेलू संपदा और सुविधाओं के बारे में कुछ आंकड़े हैं। इनको याद करने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ इनको जरा सा देख करके समझने की कोशिश करते हैं, और आप चाहे तो अपने हिसाब से इस पर सही या गलत का निशान लगा सकते हैं। परिवार जिनके पास है बिजली का कनेक्शन, लगभग ग्रामीण परिवार में 55%, शहरी परिवारों में 93%। मकान में सरकारी नल का कनेक्शन, ग्रामीण परिवारों में 35% और शहरी परिवारों में 71%। मकान में स्नानाघर यानी कि जो बाथरूम है 45%, ग्रामीण परिवारों में 87%, शहरी परिवारों में। टेलीविज़न की बात की जाए तो ग्रामीण परिवार में 33% है और शहरी परिवारों में 77% है। स्कूटर, मोपेड, मोटरसाइकिल अगर ग्रामीण परिवारों की बात की जाए तो 14% और शहरी परिवारों की बात की जाए तो 35% है। कार, जीप, वैन की बात की जाए तो ग्रामीण परिवारों में 2 और शहरी परिवारों में 10 है। यह हमारा सामना एक विरोधाभास से होता है। लगभग हर कोई समानता के आदर्श को स्वीकार करता है, जबकि लगभग हर तरफ हमें असमानता के दर्शन होते हैं। जैसे कि आप नॉर्मल सी चीज़ है, आप अपने क्लासरूम में भी देखते होंगे, कुछ बच्चों के पास सारी सुविधाएं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके पास उनकी प्रॉपर बुक नहीं है, नोटबुक नहीं है, खाने के लिए टिफ़िन बॉक्स नहीं होता है कई बच्चों के पास। आपने देखा होगा अपने ही क्लासरूम में किसी को। क्या हमें इस तरह की असमानता से चिंतित होना चाहिए? क्या ये सामाजिक जीवन के स्थायी और अपरिहार्य लक्षण है जो मनुष्यों की प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और संपन्नता में उनके योगदान के अंतर को भी प्रतिबिंबित करते हैं? क्या ये असमानताएं हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा होती है? ये ऐसे प्रश्न हैं जिन्होंने दुनिया भर के लोगों को वर्षों से परेशान करके रखा है। हमारे चारों ओर बहुत सी असमानताएं ऐसी हैं जिन पर कोई आपत्ति नहीं करता। ऐसे में देश और दुनिया की असमानताओं पर बात करना बकवास है। जरा इस बात पर ही ध्यान दो कि कैसे मेरे माता पिता मेरे भाई की तरफदारी करते हैं। इस तरह के सवालों ने समानता और सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्रीय विषय बना दिया। राजनीतिक सिद्धांत के छात्र को सवालों की एक लंबी श्रृंखला का सामना करना पड़ता है। इसी तरह का एक सवाल है कि समानता का क्या निहितार्थ है, जबकि हम बहुत से मायनों में बड़े स्पष्ट रूप से अलग हैं। यह बात कहने का आशय क्या है कि हम समान हैं। हम समानता के आदर्श के माध्यम से क्या पाना चाहते हैं? क्या हम आय और रुतबे के सभी अंतरों को मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, या फिर दूसरे शब्दों में बोला जाए तो हम किस तरह की और किसके लिए समानता पाना चाहते हैं? समानता की अवधारणा के बारे में कुछ और भी प्रश्न उठाए गए, जैसे कि हम यहाँ पर उन पर भी विचार करेंगे। समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या हमें सभी लोगों से हमेशा बिल्कुल एक तरह का व्यवहार करना चाहिए? अब बात करते हैं आखिर समानता क्या है। यहाँ पर आपको कुछ बोर्ड्स दिख रहे होंगे। ये समानता और असमानता के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से आपको बता देंगे। ये चित्र मनुष्यों के बीच नस्ल, रंग के आधार पर भेदभाव की ओर संकेत करते हैं। यह हम में से अधिकांश को अस्वीकार्य है। वास्तव में इस तरह के भेदभाव समानता के हमारे आत्मबोध का उल्लंघन करता है। अगर हम नॉर्मल सी चीज़ है, कोई इंसान अगर थोड़ा सा काला है और थोड़ा गोरा है तो उनके बीच में भी असमानता देखने को मिलती है। जैसे कि आपको पता होगा साउथ अफ्रीका में भी नस्लीय जो भेदभाव होता था, तो उस समय भी काफ़ी उसके खिलाफ संघर्ष हुआ था, क्योंकि लोगों से वो चीज़ें असहनीय होने लगी थी। समानता का हमारा आत्मबोध कहता है कि साझी मानवता के कारण सभी मनुष्य बराबर सम्मान और परवाह के हकदार है। हालांकि लोगों के बराबर सम्मान का व्यवहार करने का मतलब जरूरी नहीं कि हमेशा एक जैसा व्यवहार करना भी हो। कोई भी समाज अपने सभी सदस्यों के साथ सभी स्थितियों में पूर्णतया एक समान बर्ताव नहीं करता है। समाज के सहज कार्य व्यापार के लिए कार्य का विभाजन जरूरी है। अलग अलग काम और अलग अलग लोगों को महत्व और लाभ भी अलग अलग मिलता है। जैसे नॉर्मल सी चीज़ें आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, कोई ए इंसान है, कोई भी इंसान है। एक इंसान करता है प्रिंसिपल की जॉब और एक इंसान है पियोन, तो फिर दोनों की सैलरी भी अलग होगी, उनकी काम भी अलग होंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अलग होगी। तो आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं।
या फिर आप दूसरा उदाहरण ऐसा भी समझ सकते हैं कि जैसे कोई प्रधानमंत्री या फिर सेना का जनरल है, उसको विशेष सरकारी दर्जा या सम्मान देना हमें तब तक समानता की धारणा के विपरीत नहीं लगता जब तक कि उसका दुरुपयोग ना हो। लेकिन कुछ अलग किस्म की असमानताएं अन्यायपूर्ण लग सकती है। जैसे कुछ अन्यायपूर्ण असमानताओं में हम देख सकते हैं रंग भेद, धर्म के आधार पर भेदभाव, या फिर नस्ल के आधार पर भेदभाव, भाषाई आधार पर भेदभाव। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि ये अन्यायपूर्ण नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि कौन सी विशेषताएं और विभेद स्वीकार किए जाने लायक हैं और कौन सी नहीं। कई बार लोगों से अलग तरह का बर्ताव इसलिए किया जाता है कि उनका जन्म किसी खास धर्म, नस्ल, जाति या लिंग में हुआ है। हम असमानता के इन आधारों को अस्वीकार करते हैं, लेकिन लोगों की आकांक्षाएं और लक्ष्य अलग अलग हो सकते हैं और हो सकता है कि सभी को समान सफलता ना मिले। अगर वे अपने अंदर छुपी संभावनाओं को विकसित करने में सक्षम है तो ऐसा महसूस नहीं होगा कि समानता खतरे में। कुछ लोग अच्छे संगीतकार हो सकते हैं जबकि कुछ नहीं। अब नॉर्मल सी चीज़ है, आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे होते होंगे, किसी की मैथ अच्छी होगी, किसी की इंग्लिश अच्छी होगी, किसी की हिंदी अच्छी होगी और किसी का सभी कुछ अच्छा होगा और किसी का कुछ भी अच्छा नहीं होगा। तो इस प्रकार से कई प्रकार की आपको असमानताएं और देखने को मिलेंगी। कुछ प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी बन सकते हैं, बाद में कुछ अच्छे संगीतकार हो सकते हैं, या फिर कुछ अपने कड़े परिश्रम या चेतना के लिए विख्यात हो सकते हैं। समानता के आदर्श से जुड़े होने का मतलब ये नहीं है कि सभी तरह के अंतरों का उन्मूलन हो जाए। इसका मतलब केवल ये है कि हमसे जो व्यवहार किया जाता है और हमें जो भी अवसर प्राप्त होते हैं वे जन्म या फिर सामाजिक परिस्थितियों से निर्धारित नहीं होने चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार के धर्म, वंश, जन्म स्थान या फिर मूल वंश के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं अवसरों की समानता की। समानता की अवधारणा में निहित है कि सभी मनुष्य अपनी दक्षता और प्रतिभा को विकसित करने के लिए तथा अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समान अधिकार और अवसरों के हकदार हैं। इसका आशय यह है कि समाज में लोग अपनी पसंद और प्राथमिकताओं के मामलों में अलग हो सकते हैं। उनकी प्रतिभा और योग्यताओं में भी अंतर हो सकता है और हो सकता है कि इस कारण से कुछ लोग अपने चुने हुए क्षेत्रों में बाकी लोगों से ज़्यादा सफल हो जाए, लेकिन केवल इसलिए कि कोई क्रिकेट में पहले पायदान पर पहुंच गया या फिर कोई बहुत सफल वकील बन गया, समाज को असमान नहीं माना जा सकता। दूसरे शब्दों में सामाजिक दर्जा, संपत्ति या विशेषाधिकारों में समानता का अभाव होना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षित आवास जैसी बुनियादी चीज़ों की उपलब्धता में असमानताओं से कोई समाज असमान और अन्यायपूर्ण बनता है। जैसे कि अगर हम कोई ए इंसान है और कोई बी इंसान है, अगर ए को सारी सुविधाएं मिल रही हैं जैसे कि स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल सुविधाएं, शिक्षा या फिर रोजगार, सब कुछ ए को मिल रहा है और बी को कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम उसे अन्यायपूर्ण मानेंगे। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं की। राजनीतिक सिद्धांत में प्राकृतिक असमानताओं और समाज जनित असमानताओं में अंतर किया जाता है। प्राकृतिक असमानताएं लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके अलग अलग जन्म के कारण पैदा होती है। समाज जनित असमानताएं वे होती है जो समाज में अवसरों की असमानता होने या फिर किसी समूह का दूसरे के द्वारा शोषण किए जाने से पैदा होती है। जैसे कि नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता होगा, सामाजिक असमानता का उदाहरण जातिगत व्यवस्था। प्राकृतिक असमानताएं लोगों की जन्मगत विशेषताओं और योग्यताओं का परिणाम मानी जाती है। यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि प्राकृतिक विभिन्नताओं को बदला नहीं जा सकता। दूसरी ओर वे सामाजिक असमानताएं जिन्हें समाज ने पैदा किया है। उदाहरण के लिए कुछ समाज बौद्धिक काम करने वालों को शारीरिक कार्य करने वालों से ज़्यादा महत्व देते हैं और उन्हें अलग तरीके से लाभ भी देता है। ये विभिन्न वंश, रंग या फिर जाति के लोगों के साथ भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं। जैसे आप नॉर्मल सी चीज़ एक एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। जैसे अगर गांव में कोई इंसान है किसान, उससे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? जो शहर से आकर के 2 दिन के लिए वहाँ पर रुका और फिर चला गया, क्योंकि लोगों के हिसाब से ये शहर में नौकरी कर रहा है तो ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि लोग ऐसा करते हैं। आपने देखा होगा जो अपने घर के उसको कम प्रायोरिटी मिलती है, जबकि बाहर वाला अगर कोई अच्छी जॉब करके आ रहा है तो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। तो इस प्रकार भी हमें असमानताओं के कई रूप देखने को मिलेंगे। प्राकृतिक और समाज मूलक असमानताओं में फर्क करना इसलिए भी उपयोगी होता है कि इससे स्वीकार की जा सकने लायक और अन्यायपूर्ण असमानताओं को अलग अलग करने में मदद मिलती है। लेकिन दो तरह की असमानताओं में फर्क हमेशा साफ और अपने आप स्पष्ट नहीं होता। उदाहरण के लिए, जब लोगों के बर्ताव में कुछ असमानताएं लंबे काल तक विद्यमान रहती है तो वे मनुष्य की प्राकृतिक विशेषताओं पर आधारित लगने लगती है। ऐसा लगने लगता है कि वे जन्मगत हो और आसानी से बदल नहीं सकती। जैसे कि औरतें अनादिकाल से अबला कही जाती थी, उन्हें
वीरों एवं पुरुषों से कम बुद्धि का माना जाता था, जिन्हें विशेष संरक्षण की जरूरत थी। इसीलिए मान लिया गया कि औरतों को समान अधिकार से वंचित करना न्याय संगत है। अफ्रीका में काले लोग और औपनिवेशिक शासकों द्वारा कम बुद्धि वाले निरे बच्चे और महज शारीरिक श्रम, खेलकूद और संगीत में बेहतर माने गए। ये धारणा दास प्रथा जैसी संस्थाओं को न्यायोचित ठहराने में प्रयुक्त हुई थी। ऐसी सभा मानकों और मूल्यांकनों पर अब तक सवाल उठाए जा रहे हैं और उनके प्राकृतिक लक्षणों पर आधारित मानने से अधिक जनता की शक्ति और राष्ट्र की सत्ता के बीच के फर्क का प्रतिबिंब इसे माना जाता है। प्राकृतिक विशिष्टता की बात की जाए तो प्राकृतिक विशिष्टता की धारणा से एक और अन्य समस्या उत्पन्न होती है। वो ये है कि प्राकृतिक मानी गई कुछ भिन्नताएं अब परिवर्तनीय नहीं रही, जैसे कि चिकित्सा विज्ञान और तकनीकी प्रगति में विकलांग व्यक्तियों का समाज में प्रभावी ढंग से काम करना संभव बना दिया। जैसे पहले क्या होता था, कुछ जॉब के लिए जो विकलांग होते थे उनको बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, लेकिन आजकल बहुत सारे ट्रीटमेंट ऐसे हैं कि वो चल फिर सकते हैं। जो चल नहीं सकते तो फिर कहीं ना कहीं उनके लिए भी कुछ ना कुछ विशेषताएं, जैसे कि पहले जैसे खेल होते थे तो खेलों में क्या होता था कि कोई अगर मतलब विकलांग है तो कहीं ना कहीं उसे अनफिट कह करके आउट ऑफ वो कर दिया था। लेकिन अब पैरा ओलंपिक के आपने नाम सुना होगा, पैरा ओलंपिक से कई लोगों को खेलने के भी मौके मिल रहे हैं। आज कंप्यूटर नेत्रहीन व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। पहियादार कुर्सी और कृत्रिम पांव शारीरिक अक्षमता के निराकरण में सहायक हो सकते हैं। यहाँ तक कि कॉस्मेटिक सर्जरी से किसी भी व्यक्ति की शकल सूरत भी बदली जा सकती है। प्रसिद्ध भौतिकविद स्टीफन हॉकिंग शायद ही चलिए बोल सकते हैं, पर उन्होंने विज्ञान में बड़ा योगदान दिया। आज अगर विकलांग लोगों को उनकी विकलांगता से उबरने की जरूरी मदद और उनके कामों के लिए उचित पारिश्रमिक देने से इस आधार पर इनकार कर दिया जाए कि प्राकृतिक रूप से वे कम सक्षम है, तो यह अधिकतर लोगों को अन्यायपूर्ण लगेगा। इन सब जटिलताओं के कारण प्राकृतिक और सामाजिक असमानताओं के बीच के फर्क को किसी भी समाज के कानून और नीतियों का निर्धारण करने में मानदंड के तौर पर उपयोग करना कठिन होता है। इसी कारण से बहुत से सिद्धांतकार अपने चयन से पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई और असमानता में फर्क कर पैदा हुई असमानता और व्यक्ति के विशेष परिवार या परिस्थितियों में जन्म लेने से पैदा हुई असमानता में फर्क करते हैं। क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, अगर कोई इंसान किसी भी फैमिली में होता है तो फिर उसे विशेषाधिकार क्यों मिले, उसको उसकी योग्यता के आधार पर अधिकार मिलने चाहिए। या फिर कोई इंसान अगर विकलांग है तो फिर उसको ये कह करके हर चीज़ से वंचित नहीं किया जा सकता कि वो विकलांग है, क्योंकि आजकल विकलांगों के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये दूसरी तरह की असमानता ही समानता के पक्षधर लोगों के सरोकार का स्रोत है। वे चाहते हैं कि परिवेश से जन्मी असमानता को न्यूनतम और समाप्त किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं समानता की 3 आयामों पर। हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। इस पर विचार करने के बाद हमें सोचने की जरूरत है कि समानता के वे कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समता को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 प्रमुख आयामों को रेखांकित किया। जैसे कि आपको पता होगा, राजनीतिक में जो मौलिक अधिकार है वहाँ पर हमें देखने को मिलता है, सामाजिक भी। राजनीतिक सामाजिक हमें समानता के अधिकारों की बात की जाए 14 से 18 में मेंशन है। वहीं अगर आर्थिक समानता की बात की जाए तो आर्टिकल 39 में समान वेतन के अधिकार के साथ इसे निर्दिष्ट किया गया है। अब हम बात करेंगे सबसे पहले राजनीतिक समानता की। लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आज़ादी लाती है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के साथ साथ अपने लिए अन्य लोगों के प्रति गारंटी का भी रास्ता ढूंढ लेते हैं। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार है जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफ़ी असमानता बरकरार है। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। आपको पता होगा, संविधान में इतने सारे अधिकार है, उसके बावजूद भी अमीरी गरीबी बनी हुई है। साथ में मतलब कई प्रकार की असमानताएं आज भी देखने को मिलती हैं। भले महिलाओं के लिए कितने सारे अधिकार हैं या फिर कितने सारे एक्ट बनते रहते हैं, लेकिन महिलाओं एंड पुरुषों में कहीं ना कहीं आज भी विभेद देखने को मिलता है।
या फिर चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो जाए, कहीं ना कहीं हमें कुछ परिवेशों में काला गोरा का भेदभाव भी देखने को मिलता है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफ़ी असमानता आज भी बरकरार है। ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता या फिर परिणाम भिन्नता का परिणाम होती है। इसीलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वो अपने आप में पर्याप्त नहीं होती है। अब हम बात करेंगे सामाजिक समानता की। राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, पर इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता ये भी है कि विभिन्न समूह और समुदायों के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। जैसे कि आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखते होंगे आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 16 को। इसके लिए जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए, जिसकी बात आप डीपीएसपी आर्टिकल 39 में भी देखते होंगे। समान अवसर के लिए कुछ राज्य निर्देश दे सकता है और वेतनों में समानता होगी। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीज़ों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अधिकार, उचित पोषक आहार और न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीज़ों की गारंटी भी जरूरी माना गया है, जो कि आप आर्टिकल 21 में देख सकते हैं। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान ना हो, वहाँ में अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। भारत में समान अवसरों के मद्देनज़र एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से भी सामने आती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता, जबकि आज वर्तमान में उत्तराधिकार अधिनियम भी है, फिर भी नहीं मिलता। कुछ एक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है और उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। क्योंकि आपने नॉर्मली देखा होगा, अगर इंडियन कल्चर में क्या होता है, 22 साल के बाद लड़कियों के लिए शादी का प्रेशर स्टार्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी फेस करनी पड़ती है लड़कियों को, जिसकी वजह से वो उच्च शिक्षा या फिर कई प्रकार की नौकरियों से हाथ धो बैठती हैं। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या फिर रोजगार में भेदभाव और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना और शिक्षण या फिर कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य ये भूमिका निभाता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। जैसे कि आप देखते होंगे कई प्रकार की स्कीम, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके, या फिर उत्तराधिकार अधिनियम, या फिर हिंसा से बचाने के लिए हिंसा वाला जो 2005 का एक्ट था। कई प्रकार के एक्ट एंड आर्टिकल्स मेंशन है हमारे संविधान में और देश में। आर्थिक समानता की बात की जाए तो आर्थिक असमानता ऐसे समाज में विद्यमान होती है जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत या फिर आमदनी में खासी भिन्नता हो। आर्थिक असमानता की डिग्री नापने का एक तरीका तो यह है कि संपन्नतम और निर्धनतम समूहों के बीच का अनुपातिक अंतर नापा जाए, यानी कि अमीर और गरीब के बीच का अंतर नापना। एक अन्य तरीका गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या का आकलन करना। ये सही है कि समाज में धन दौलत या आमदनी की पूरी समानता संभव तो कभी विद्यमान नहीं रही। आज अधिकतर लोकतंत्र लोगों को समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं। जैसे कि आपको पता होगा डीपीएसपी में काफ़ी सारे प्रोविजंस हैं। इसके अलावा साथ में हमारे जो मौलिक अधिकार है उसमें भी कई प्रकार के ऐसे प्रोविजंस हैं। साथ में जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं उसमें भी काफ़ी सारे ऐसे प्रोविज़न मेंशन किए गए। ये माना जाता है कि समान अवसर कम से कम उन्हें अपनी हालत को सुधारने का मौका देते हैं जिनके पास प्रतिभा और संकल्प है। जैसे आपने देखा होगा आर्टिकल 16, जो कि सबको रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है। समान अवसरों के साथ भी असमानता बनी रह सकती है, लेकिन इसमें यह संभावना छुपी है कि आवश्यक प्रयासों द्वारा कोई भी समाज में अपनी स्थिति बेहतर कर सकता है।
अब थोड़ा सा हम बात करेंगे शिक्षा में असमानता की। नीचे दी गई तालिका में विभिन्न समुदायों की शैक्षिक स्थिति से जुड़े कुछ आंकड़े दिए गए हैं। इन समुदायों की शैक्षिक स्थिति में जो अंतर है, क्या वे महत्वपूर्ण है? क्या इन अंतरों का होना केवल एक संयोग है या फिर ये अंतर जाति व्यवस्था के असर की ओर संकेत करते हैं? आप यहाँ जाति व्यवस्था के अलावा और किन कारणों का प्रभाव देखते हैं, आप इसे मेंशन कर सकते हैं। पहले हम तालिका देखेंगे। शहरी बाद में उच्च शिक्षा में जातिगत समुदायों में असमानता। कुछ जाति समुदाय और प्रति 1000 लोगों में स्नातकों की संख्या। जो अनुसूचित जाति है उनमें 47, मुस्लिम्स में 61, हिंदू में, जो अन्य पिछड़ी जाति यानी कि ओबीसीज में 86, अनुसूचित जनजाति में 109, ईसाइयों में 237, सिखों में 250, हिंदू में जो उच्च जातियां हैं वो 253, अन्य धार्मिक समुदाय में 315 और अखिल भारतीय औसत 155। ये नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन का 55th राउंड सर्वे था, उसके हिसाब से आंकड़े दिए गए। आप इस पर ये चर्चा कर सकते हैं आखिर असमानता है क्यों। लेकिन समाज के लिए गहरी खाई जैसे वे असमानताएं अधिक खतरनाक है जो पीढ़ियों से चली आ रही है। अगर किसी समाज में लोगों के कुछ खास वर्ग के लिए लोग पीढ़ियों से बेशुमार धन दौलत और इसके साथ हासिल होने वाली सत्ता का उपभोग करते हैं तो समाज वर्गों में बढ़ जाता है। एक और वे पीढ़ियां जो धन और विशेषाधिकार और सत्ता का उपभोग करते आए हैं और अन्य वे जो पीढ़ियों से गरीब बने रहे। कालक्रम में ऐसा वर्गभेद आक्रोश और हिंसा को बढ़ावा दे सकता है, क्योंकि नॉर्मल सी चीज़ है, अगर एक ही इंसान के पास सारी सत्ता है या फिर सारा धन है तो वो कहीं ना कहीं जो उसके अगले वाले समुदाय है जो इन सारी चीज़ों से वंचित रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उसका शोषण करेगा। तो फिर यहाँ पर क्या होगा? विद्रोह। एंड विद्रोह में क्या हो सकता है? हिंसा भी हो सकती है। अमीर वर्गों की शक्ति के कारण ऐसे समाज को अधिक खुला और समतावादी बनाने के लिए सुधारना ज़्यादा कठिन साबित हो जाता है। मार्क्सवाद और उदारवाद हमारे समाज की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधाराएं। मार्क्स 19वीं सदी का एक प्रमुख विचारक था। मार्क्स ने दलील दी कि खाईनुमा असमानताओं का बुनियादी कारण महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन या फिर तेल समेत अन्य प्रकार की संपत्ति का निजी स्वामित्व है। निजी स्वामित्व मालिकों के वर्ग को सिर्फ अमीर नहीं बनाता, उन्हें राजनीतिक ताकत भी देता है। ये ताकत उन्हें राज्य की नीतियों और कानूनों को प्रभावित करने में सक्षम बनाती है और वे लोकतांत्रिक सरकार के लिए खतरा साबित हो सकता है। मार्क्सवादी और समाजवादी महसूस करते हैं कि आर्थिक असमानताएं समाजवादी रुतबे या विशेषाधिकार जैसे अन्य तरह की सामाजिक असमानताओं को बढ़ावा देती है। इसलिए समाज में असमानता से निपटने के लिए हमें समान अवसर उपलब्ध कराने से आगे जाने और आवश्यक संसाधनों और अन्य तरह की संपत्ति पर जनता का नियंत्रण कायम करने और सुनिश्चित करने की जरूरत भी होती है। आपको पता होगा भारतीय संविधान में आर्टिकल 39 संसाधनों के विकेंद्रीकरण की भी बात करते हैं। 39 के सेकंड क्लॉज एंड थर्ड क्लॉज में, एक में संसाधन का विकेंद्रीकरण, एक में आर्थिक संसाधनों का विकेंद्रीकरण। अब हम बात करते हैं महिलाओं को सेना या लड़ाकू टुकड़ियों में शामिल होने और सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचने की अनुमति होनी चाहिए या नहीं। आप इस पर चर्चा कर सकते हैं। जैसे कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जैसे कि स्पेशल फोर्सेस, तो वहाँ पर अभी भी महिलाओं को एंट्री नहीं दी जाती है। तो आप क्या समझते हैं कि इसमें मिलनी चाहिए या फिर नहीं? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्लीय असमानता के बारे में भी और खोज करें और हमारे देश में कौन कौन से समूह इसी प्रकार की असमानता के शिकार हैं। अमेरिका में इस असमानता को कम करने के लिए किस प्रकार की नीतियां अपनाई गई? क्या उनके अनुभवों से कुछ सीखा जा सकता है? क्या उन्होंने भी हमारे अनुभवों से कुछ सीखा है? उदारवादी सिद्धांतों में विरोधी दृष्टिकोण पाया जा सकता है। उदारवादी समाज में संसाधनों और लाभांश के वितरण के सर्वाधिक कारगर और उचित तरीके के रूप में प्रतिद्वंदिता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। वे मानते हैं कि सबके लिए जीवन यापन के न्यूनतम स्तर और समान अवसर प्रदान करने के सुनिश्चित करने के लिए राज्य को हस्तक्षेप करना है, लेकिन इससे समाज में खुद ब खुद समानता और न्याय स्थापित नहीं हो सकता। क्योंकि अगर राज्य कितना भी प्रयास करे, क्योंकि आप वर्तमान में भी देखते हैं कि अमीरी और गरीबी को दूर करने के कई प्रकार से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन क्या इतना पर्याप्त है? स्वतंत्र और निष्पक्ष परिस्थितियों में लोगों के बीच प्रतिस्पर्धा ही समाज में लाभांशों के वितरण का सबसे न्यायपूर्ण और कारगर उपाय होती है।
उदारवादियों का मानना है कि जब तक प्रतिस्पर्धा स्वतंत्र और खुली होगी, असमानताओं की खाइयां नहीं बनेगी और लोगों को अपनी प्रतिभा और प्रयासों का लाभ भी मिलता रहेगा। उदारवादियों के लिए नौकरियों में नियुक्ति और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए चयन के उपाय के रूप में प्रतिस्पर्धा का सिद्धांत सर्वाधिक न्यायोचित और कारगर है, जो कि आप आर्टिकल 15 और 16 में भी देखते होंगे। अपने देश में अनेक छात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन की आशा करते हैं, जबकि प्रवेश के लिए अत्यधिक कड़ी प्रतिस्पर्धा है। चलिए उससे पहले हम समझते हैं जरा नारीवाद को। नारीवाद स्त्री पुरुष के समान अधिकारों का पक्ष लेने वाला राजनीतिक सिद्धांत है। वे स्त्री या पुरुष नारीवाद कहलाते हैं, जो मानते हैं कि स्त्री या पुरुष के बीच की अनेक असमानताएं न तो नैसर्गिक है और न ही आवश्यक। नारीवादियों का मानना है कि इन असमानताओं को बदला जा सकता है और स्त्री पुरुष एक समतापूर्ण जीवन जी सकता है। नारीवाद के अनुसार स्त्री पुरुष असमानता पितृसत्ता का परिणाम है, यानी कि सारे डिसीजंस बॉयज लेंगे, चाहे मतलब कुछ भी चीज़ हो, आर्थिक संसाधनों से हो, राजनीतिक संसाधनों से हो, सामाजिक संसाधनों से हो, या फिर किसी भी टाइप का डिसीजन हो, सारे अगर पुरुष लें तो उसको कहते हैं पितृसत्तात्मक सोच। इसमें क्या होता है, पुरुष को स्त्री से ज़्यादा महत्व और शक्ति दिया जाता है। पितृसत्ता इस मान्यता पर आधारित है कि पुरुष और स्त्री प्रकृति से भिन्न है और यही भिन्नता आज समाज में उनकी असमान स्थिति को न्यायोचित ठहराती है। नारीवादी इस नज़रिए पर सवालिया निशान लगाते हैं, जिसके लिए वे स्त्री और पुरुष के जैविक विभेद और स्त्री पुरुष के बीच सामाजिक भूमिकाओं के विभेद के बीच अंतर करने का आग्रह करते हैं। जैविक या फिर लिंग भेद प्राकृतिक और जन्मजात होता है, जबकि लैंगिकता समाज जनित होती है। इसे यूं भी समझा जा सकता है कि मनुष्य का नर या मादा के रूप में जन्म होता है, लेकिन औरत या मर्द को जिन सामाजिक भूमिकाओं में हम देखते हैं उन्हें समाज करता है। लाइक जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गर्ल सिर्फ टीचिंग या नर्सिंग में जा सकती है, इसके अलावा इनकी कोई जॉब नहीं है, तो ये गलत थिंकिंग है या फिर गलत थॉट्स है। आज आप देखते होंगे कि महिलाएं कितनी अच्छी अच्छी जॉब्स पे भी जा रही, लाइक जैसे साइंटिस्ट भी हो गई, आर्मी में भी महिलाएं हैं, साथ में मतलब स्पेस तक भी महिलाएं जा चुकी हैं। तो फिर आखिर ये पितृसत्तात्मक सोच क्यों? नारीवादियों ने हमें सिखाया है कि स्त्री पुरुष असमानता का अधिकांश प्रकृति ने समाज ने ही पैदा किया। पितृसत्ता ने श्रम का कुछ ऐसा विभाजन किया जिसमें स्त्री निजी और घरेलू किस्म के कामों के लिए जिम्मेदार है, जबकि पुरुष की जिम्मेदारी सार्वजनिक और बाहरी दुनिया में। नारीवादी इस विभेद पर भी सवाल खड़े करते हैं। उनका कहना है कि अधिकतर स्त्रियां सार्वजनिक और बाहरी क्षेत्र में भी सक्रिय होती हैं, इसीलिए दुनिया भर में अधिकतर स्त्रियां घर से बाहर अनेक क्षेत्रों में कार्यरत भी हैं, लेकिन घरेलू कामकाज की पूरी जिम्मेदारी केवल स्त्रियों के कंधों पर है। नारीवादी इसे स्त्रियों के कंधे पर दोहरा बोझ बताते हैं और दोहरा बोझ के कारण ही आपको पता होगा जो श्रम बल है महिलाओं का वो भी आज उसमें भी मतलब काफ़ी गिरावट देखने को मिलती है दोहरे बोझ के कारण। हालांकि इस दोहरे बोझ के बावजूद भी स्त्रियों को सार्वजनिक क्षेत्र के निर्णयों में ना के बराबर महत्व दिया जाता है। नारीवाद का मानना है कि निजी सार्वजनिक के बीच विभेद और समाजीय व्यक्ति द्वारा गढ़ी हुई लैंगिक असमानता के सभी रूपों को मिटाया जा सकता है और मिटाया भी जाना चाहिए। समय समय पर सरकार और अदालतों ने शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश परीक्षाओं का नियमन करने के लिए हस्तक्षेप भी किया है, ताकि हर प्रत्याशी को स्पर्धा का उचित और समान अवसर मिले। फिर भी कुछ को प्रवेश नहीं मिलता, लेकिन इसे सीमित सीटों के बंटवारे का निष्पक्ष तरीका माना जाता है। समाजवादियों ने उलट उदारवादी नहीं मानते कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक असमानताएं एक दूसरे के अनिवार्यता जुड़ी होती हैं। उनका मानना है कि इनमें से हर क्षेत्र की असमानताओं का निराकरण ठोस तरीके से करना चाहिए। इसीलिए लोकतंत्र राजनीतिक समानता प्रदान करने में मददगार हो सकता है, लेकिन सामाजिक भिन्नताओं और आर्थिक असमानताओं के समाधान के लिए विविध रणनीतियों की खोज करना भी जरूरी है। उदारवादियों के लिए असमानता अपने आप में समस्या नहीं है, बल्कि वे केवल ऐसी अन्यायी और गहरी असमानताओं को ही समस्या बताते हैं जो लोगों को उनके वैयक्तिक क्षमताएं विकसित करने से भी रोकती है। अब हम बात करेंगे हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं। अभी समानता के उद्देश्य को पाने के सर्वाधिक वांछनीय तरीके के बारे में समाजवादियों और उदारवादियों के बीच कुछ बुनियादी मतभेदों पर भी चर्चा की गई, जबकि इन अलग अलग दृष्टिकोणों के तुलनात्मक गुणों और सीमाओं पर विश्व भर में बहस हो रही है। आज भी यह विचार करना जरूरी है कि समानता की ओर बढ़ने के लिए कौन से सिद्धांत और नीतियाँ आवश्यक होंगी। खासतौर से सोचना कि समानता लाने के लिए उद्देश्य के लिए सकारात्मक योजना उचित है।
इस मुद्दे पर हाल के वर्षों में बहुत विवाद खड़ा हुआ है और इस विषय पर अगले खंड में चर्चा भी की जाएगी। अब हम बात करते हैं औपचारिक समानता की स्थापना। समानता लाने की दिशा में पहला कदम असमानता और विशेषाधिकार की औपचारिक व्यवस्था को समाप्त करना होगा। दुनिया भर में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक असमानताओं को कुछ रीति रिवाज और कानूनी व्यवस्थाओं से संरक्षित रखा गया है। इन रिवाजों या कानूनों द्वारा समाज के कुछ हिस्सों को तमाम किस्म के अवसरों और लाभों का आनंद उठाने से भी रोका जाता था। बहुत सारे देश में गरीब लोगों को मताधिकार से वंचित रखा जाता था। जैसे आपको याद होगा, अगर जब तक हमारा संविधान नहीं बना था तब तक बहुल और भारिक मताधिकार का प्रयोग किया जाता था। जो भारिक मताधिकार था उसमें संपत्ति या फिर शिक्षा या फिर शैक्षिक योग्यता के आधार पर ही लोगों को मतदान का अधिकार दिया जाता था। तो कहीं ना कहीं असमानता का एक रूप था। महिलाओं को बहुत सारे व्यवसाय और गतिविधियों में भाग लेने की इजाज़त नहीं थी। भारत में जाति व्यवस्था निचली जातियों को शारीरिक श्रम के अलावा कुछ भी करने से रोकती थी। कुछ देशों में केवल कुछ खास परिवार के लोगों को ही सर्वोच्च पदों तक पहुंचने का अधिकार था। अब हम बात करते हैं समाजवाद की। समाजवाद असमानताओं के जवाब में उपजे कुछ राजनीतिक विचारों का समूह है। ये खासकर वे असमानताएं थी जो औद्योगिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से पैदा हुई और उसमें बाद तक बनी रहीं। समाजवाद का मुख्य सरोकार वर्तमान असमानताओं को न्यूनतम करना और संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा है। हालांकि समाजवाद के पक्षधर पूरी तरह से बाजार के खिलाफ नहीं होते, लेकिन वे शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे आधारभूत क्षेत्रों में सरकारी नियमन, नियोजन और नियंत्रण का समर्थन जरूर करते हैं। जैसे कि अगर आप समाजवाद का उदाहरण देखेंगे तो जैसे पीडीएस स्कीम, ये सारे गरीबों को अन्न का बंटवारा करने के लिए बनाएगी, तो हम इसको समाजवादी योजना बोल सकते हैं। भारत में प्रमुख समाजवादी चिंतक राम मनोहर लोहिया ने 5 तरह की असमानताओं की पहचान की थी जिनके खिलाफ एक साथ लड़ना होगा। जैसे स्त्री पुरुष असमानता, चमड़ी के रंग पर आधारित असमानता यानी कि गोरा और काला वाला असमानता, जातिगत असमानता और कुछ देशों का अन्य पर औपनिवेशिक शासन से और निसंदेह आर्थिक असमानता। यह असुप्रमाणित धारणा लग सकती है, लेकिन लोहिया के समय में समाजवादियों के बीच आमतौर पर यही तर्क चलता था कि असमानता का एकमात्र रूप वर्गीय असमानता है जिसके खिलाफ संघर्ष अपरिहार्य है। दूसरी असमानताएं गौण है। आर्थिक असमानता का खात्मा होते ही वो स्वयं खत्म हो जाएंगी। लोहिया का कहना था कि इन असमानताओं में से प्रत्येक की अलग अलग जड़ें हैं और उनके खिलाफ अलग अलग लेकिन एक साथ संघर्ष भी छेड़ने होंगे। उन्होंने एकांगी क्रांति की बात नहीं की थी। उनके लिए उक्त 5 असमानताओं के खिलाफ संघर्ष का अर्थ था 5 क्रांति, यानी कि जो 5 असमानताएं हैं उनके लिए अलग अलग तरीके से क्रांतियां छेड़नी पड़ेंगी। उन्होंने इस सूची में 2 और क्रांतियों को शामिल किया: व्यक्तिगत जीवन पर अन्यायपूर्ण अतिक्रमण के खिलाफ नागरिक स्वतंत्रता के लिए क्रांति और अहिंसा के लिए सत्याग्रह के पक्ष के रूप में शस्त्र त्याग के लिए क्रांति। यही सप्त क्रांतियां थीं जो कि लोहिया के अनुसार समाजवाद का आदर्श है। समानता की प्राप्ति के लिए जरूरी है कि सभी निषेध या विशेषाधिकारों का अंत किया जाए। चूंकि ऐसी बहुत सी व्यवस्थाओं को कानून का समर्थन प्राप्त है, इसीलिए जरूरी होगा कि सरकार और कानून असमानताओं की व्यवस्थाओं को संरक्षण देना बंद करे। हमारा संविधान ने भी यही किया है। संविधान धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का उन्मूलन करता है। आर्टिकल 15 के हिसाब से आपको पता होगा। हमारा संविधान छुआछूत की प्रथा का भी उन्मूलन करता है आर्टिकल 17 के तहत। अधिकतर आधुनिक संविधान और लोकतांत्रिक सरकारें औपचारिक रूप से समानता के सिद्धांत को स्वीकार भी कर चुकी हैं और इस सिद्धांत को जाति, नस्ल, धर्म या लिंग के ध्यान दिए बिना सभी नागरिकों को कानून के एक समान बर्ताव के रूप में समाहित किया जाता है। विभेदक बर्ताव द्वारा समानता। जैसा कि हम देख चुके हैं कि समानता के सिद्धांत को यथार्थ में बदलने के लिए औपचारिक समानता या कानून के समक्ष समानता आवश्यक तो है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। कभी कभी ये सुनिश्चित करने के लिए कि लोग समान अधिकारों का उपभोग करें, उनसे अलग अलग बर्ताव करना आवश्यक होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, भौगोलिक के आधार पर, लिंग के आधार पर, आयु के आधार पर और सामाजिक स्थिति के आधार पर कई प्रकार से भेदभाव किया जाता है समानता को बढ़ाने के लिए। जैसे कि जो महिलाएं हैं उनको कुछ विशेष उपबंध दे करके उनको भी उस कड़ी में लाया जाता है जहाँ पर पुरुष है, या फिर कुछ ऐसे सामाजिक पृष्ठभूमि वाले लोग जो कि बहुत पुराने समय से काफ़ी पिछड़ी अवस्था में रहे हैं, तो उनको भी पहले पायदान पर लाने के लिए कुछ विशेष उपबंध किए जाते हैं। या फिर कुछ कमज़ोर वर्ग जैसे वृद्ध हो गए, बच्चे हो गए, उनके लिए भी कुछ विशेष उपबंध की बात की जाती है। इसके अलावा अगर रंग या फिर
अगर किसी के साथ रंगीगत मतलब भेदभाव किया जाता है तो फिर उसको मिटाने के लिए कुछ विशेष कानून बना दिए जाते हैं। विकलांगों को सार्वजनिक स्थानों पर विशेष ढलान वाले रास्तों की मांग न्यायोचित होगी, क्योंकि इससे ही उन्हें सार्वजनिक भवनों में प्रवेश करने का समान अवसर मिल सकेगा। नॉर्मल सी बात है, अगर आपने देखा होगा कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ सार्वजनिक बसों की व्यवस्था की गई थी दिल्ली में, तो कहीं ना कहीं मतलब वो उचित व्यवस्था थी, क्योंकि वहाँ पर महिलाओं के प्रति हिंसा कितनी बढ़ रही थी, यौन उत्पीड़न कितना हो रहा, तो कहीं ना कहीं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए थे, जो कि जरूरी भी था। इसी तरह रात में कॉल सेंटर में काम करने वाली महिला को कॉल सेंटर आते जाते समय विशेष सुरक्षा की जरूरत भी हो सकती है। इससे उसके काम के समान अधिकार की रक्षा भी हो सकेगी। समानता की कटौती ने नहीं वरन बढ़ावा देने वाले उपायों के रूप में देखा जाना चाहिए। किस तरह के विभेद अवसरों तक समान पहुंच को बाधित करता है, इन बाधाओं को दूर करने के लिए किस तरह की नीतियां भी अपनानी चाहिए। आजकल इस तरह के सवालों पर लगभग हर समाज में चर्चा हो रही है। कुछ देशों ने अवसरों की समानता बढ़ाने के लिए सकारात्मक कार्यवाही की नीतियां भी अपनाई है। अपने देश में हमने आरक्षण की नीति अपनाई है, क्योंकि आपको अगर कई लोगों में आरक्षण के लिए भी डिबेट होता रहता है कि आरक्षण सही है या फिर नहीं, तो कहीं ना कहीं अगर हम संविधान के अनुसार देखें तो आरक्षण एक सकारात्मक पहलू है और विधि के समान संरक्षण की बात करता है। आरक्षण जो लास्ट पायदान वाले लोग हैं उनको आगे लाने में मदद करता है। अगले खंड में सकारात्मक कार्रवाई के विचार को समझने का प्रयास करेंगे। हम सकारात्मक कार्रवाई के परिप्रेक्ष्य में अपनाई गई कुछ नीतियों और उठाए गए कुछ मुद्दों को भी समझेंगे। सकारात्मक कार्रवाई इस विचार पर आधारित है कि कानून द्वारा औपचारिक समानता स्थापित कर देना पर्याप्त नहीं है। असमानताओं को मिटाने के लिए जरूरी होगा कि असमानता की गहरी खाइयों को भरने वाले अधिक सकारात्मक कदम उठाए जाएं। इसीलिए सकारात्मक कार्रवाई की अधिकतर नीति अतीत के असमानताओं के संचयी दुष्प्रभावों को दुरुस्त करने के लिए बनाई जाती है। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में कई प्रकार के हो सकते हैं। इसमें वंचित समुदायों के लिए छात्रवृत्ति और हॉस्टल जैसी सुविधाओं पर वरीयता के आधार पर खर्च करने से लेकर नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश करने के लिए विशेष व्यवस्थाएं करने तक की नीतियां हो सकती है। अपने देश में वंचित समूहों को अवसर की समानता देने के लिए हमें नौकरियों और शिक्षा में आरक्षित स्थान या कोटा की नीति को अपनाएं। और अगर आप देखते होंगे जन मन जो योजना है वो आदिवासियों के जीवन को अच्छा बनाने के लिए लाई गई थी। अगर आरक्षण की नीति बहुत ज़्यादा वाद विवाद और असहमति का केंद्र भी रही। इस नीति की इस आधार पर वकालत की गई कि कुछ समूह वर्जना और अलगाव के कारण सामाजिक पूर्वाग्रह और भेदभाव के शिकार रहे हैं। जो समुदाय अतीत में पीड़ित और समान अवसरों से वंचित रहे हैं उनसे अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वे अन्य लोगों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा करें। इसीलिए एक समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के हित में उनको विशेष संरक्षण और सहायता देने की आवश्यकता है। सकारात्मक कार्रवाई के रूप में विशेष सहायता को एक निश्चित समय अवधि तक चलाने वाला तदर्थ उपाय माना गया था। इसके पीछे मान्यता ये है कि विशेष बर्ताव इन समुदायों को वर्तमान वंचनाओं से उबरने में सक्षम बनाएगा और फिर ये अन्य समुदायों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हालांकि सकारात्मक कार्रवाई की नीतियों का समाज को अधिक समतामूलक बनाने के लिए समर्थन किया गया, लेकिन कुछ सिद्धांतकार इन नीतियों के खिलाफ तर्क देते हैं। वे सवाल करते हैं कि क्या लोगों से विभेदकारी बर्ताव करने से कभी भी अधिक समानता की ओर ले जाएगा। सकारात्मक विभेदीकरण खासकर आरक्षण की नीतियों के आलोचक इन नीतियों के खिलाफ तर्क देने के लिए समानता के सिद्धांत का सहारा लेते हैं। इनका मानना है कि वंचितों को उच्च शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण या कोटा देने का कोई भी प्रावधान अनुचित है, क्योंकि ये मनमाने तरीके से समाज के अन्य वर्गों को समान व्यवहार के अधिकार से वंचित करता है। आलोचकों का कहना है कि आरक्षण भी एक तरह का भेदभाव है। समानता की मांग है कि सब लोगों से बिल्कुल एक तरह से व्यवहार हो। जब हम व्यक्तियों के बीच जाति या रंग के आधार पर अंतर करते हैं तब हम जातिगत और नस्लगत पूर्वाग्रहों को और भी ज़्यादा मजबूत कर रहे होते हैं। इन सिद्धांतकारों के लिए उन सामाजिक विशेषताओं को समाप्त करना महत्वपूर्ण है जो समाज को विभाजित करती है। इस बहस की रोशनी से प्रासंगिक होगा कि व्यक्ति के समान अधिकारों और राज्य के निर्देशक सिद्धांत के रूप में समानता के बीच फर्क किया जाए। व्यक्ति का किसी शैक्षिक संस्था में प्रवेश या सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार पाने का समान अधिकार है, जैसे कि आर्टिकल 15 और 16 में मेंशन है। ये मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए चीज़ें। लेकिन प्रतिस्पर्धा उचित होनी चाहिए।
जब कभी कुछ सीमित स्थानों या नौकरियों के लिए प्रतिस्पर्धा हो तब वंचित समूहों के लोग अलाभकारी स्थिति के शिकार हो सकते हैं। ऐसे शिक्षार्थी जो अपने समुदाय में पढ़ने वालों की पहली पीढ़ी से आते हैं, अर्थात जिनके माता पिता और पूर्वज अशिक्षित रहे हों, अपनी ज़रूरतों और परिस्थितियों के मामले में पढ़े लिखे परिवारों के छात्रों से बहुत अलग होता है। दलित, स्त्री या वर्जना और वंचना के शिकार अन्य श्रेणियों से आने वाले सदस्य कुछ विशेष सहायता के पात्र और अधिकारी भी होते हैं। इस विशेष सहायता को उपलब्ध कराने के लिए राज्य को समानता लाने वाली सामाजिक नीतियां बनानी चाहिए और इन नीतियों से उन्हें और अन्य लोगों के साथ प्रतिस्पर्धा करने का उचित अवसर मिलेगा। जैसे आपको पता होगा, जो ट्राइब्स होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए जनमन योजना हो गई और भी कई प्रकार की योजनाएं इनके लिए बनाई गई हैं ताकि ये अपने आप को मतलब विकसित कर सके और थोड़ा सा जो इनका स्टेटस है उसको भी बढ़ा सके। अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए सकारात्मक कार्यवाही यानी कि कोटा, छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण आदि की नीतियां निजी शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए भी लागू की जानी चाहिए। तथ्य ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में भारत में वंचित जनसंख्या के लिए जितना किया जाना चाहिए था उससे बहुत कम किया गया है। स्कूली शिक्षा के स्तर पर असमानताएं चौंकाने वाली हैं। ग्रामीण और शहरी झोपड़पट्टी के बहुत सारे गरीब बच्चों के स्कूल जाने की संभावना ना के बराबर है। और चलो जाने की संभावना को छोड़ो, लेकिन कई बार अगर किसी शहरी या फिर ग्रामीण स्कूल को भी कंपेयर किया, आपको डिफरेंस साफ सीधा दिखेगा। यहाँ पर केवल एक टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और यहाँ पर हर चीज़ के लिए अलग अलग फैकल्टीज़ है। यहाँ पे हर प्रकार की सुख सुविधाएं उस इंसान को मिलेगी जो गाँव के बच्चे को नहीं मिल पा रही है। तो कहीं ना कहीं शिक्षा में भी असमानता के एक पहलू को ये दिखाता है। अभी आपने कोविड के टाइम पे देखा होगा कि कोविड में जो शहर का बच्चा था उसके पास तो सारी सुख सुविधाएं थी, लाइक सारे मतलब लैपटॉप हो गया, ब्रॉडबैंड हो गया, सारी सुविधाएं थी, लेकिन गांव के बच्चे से वो पहुंच थोड़ा सा दूर थी। तो कहीं ना कहीं असमानताएं देखने को मिली थी शिक्षा में भी। यह असमानता उनका पीछा नहीं छोड़ती और योग्यता बढ़ाने या नौकरी पाने की संभावनाओं पर लगातार चोट पहुंचाती रहती है। ये छात्र अभिजात समझे जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने में बाधाओं का सामना भी करते हैं क्योंकि उनके पास विशेष कोचिंग के लिए जरूरी साधनों का अभाव होता है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की फीस भी इतनी ज़्यादा होती है कि उससे भी एक घेराबंदी जैसी हो जाती है। इसके परिणामस्वरूप अधिक विशेषाधिकार और सुविधाओं वाले वर्गों से समानता के आधार पर प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते। इस तरह की सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समान अवसर की प्राप्ति में बाधक होती है। अधिकतर सिद्धांतकार आज इस बात को मानते हैं कि समान अवसर के लक्ष्य से सभी सहमत हैं। विवाद उन नीतियों के बारे में है जो राज्य को इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अपनानी चाहिए। क्या राज्य को वंचित समुदायों के लिए कुछ स्थान आरक्षित कर देने चाहिए या उन्हें कम उम्र से ही विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि इन बच्चों की योग्यता और प्रतिभा का विकास हो? आप इस पर अपनी राय रख सकते हैं। और वंचित कौन है, इसे परिभाषित कैसे किया जाए? क्या वंचितों की पहचान आर्थिक आधार पर की जानी चाहिए या फिर जाति व्यवस्था से पैदा हुई सामाजिक असमानताओं के आधार पर? ये सामाजिक नीति के वे पहलू हैं जिनके बारे में आज भी बहस हो रही है। अंततः हम जो भी नीतियाँ चुनते हैं उन्हें सबके लिए समतामूलक और न्यायपूर्ण समाज बनाने में मिली सफलता के आधार पर जांचना पड़ेगा। समानता के विषय पर सोचते समय हमें प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानने और प्रत्येक व्यक्ति को मूलतः समान मानने में अंतर करना चाहिए। मूलतः समान व्यक्तियों को विशेष स्थितियों में अलग अलग बर्ताव की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में सर्वोपरि उद्देश्य समानता को बढ़ावा देना ही होगा। समानता के लक्ष्य को पाने के लिए अलग या विशेष बर्ताव के बारे में सोचा जा सकता है, लेकिन इसके लिए औचित्य सिद्ध करना और सावधानीपूर्वक पुनर्विचार आवश्यक होता है। चूंकि अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग बर्ताव जाति व्यवस्था और रंगभेद के अंग थे, इसीलिए उदारवादी एक जैसा बर्ताव के सिद्धांत से हटते हुए बहुत सावधान रहते हैं। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवाद आंदोलन द्वारा उठाए गए थे। 19वीं सदी में स्त्रियों ने समान अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उदाहरण के लिए उन्होंने अपने लिए मताधिकार, कॉलेज यूनिवर्सिटी में डिग्री पाने का अधिकार और काम के लिए अधिकार की उसी प्रकार मांग की जैसे कि अधिकार पुरुषों को हासिल थे। अगर आपको याद होगा, पासपोर्ट बनाने का और विदेश में घूमने का अधिकार आर्टिकल 21 में कैसे जुड़ा था, क्योंकि मेनका गांधी केस, अगर आपको याद होगा, जो मेनका गांधी थी, तो उन्होंने एक केस दायर किया था सुप्रीम कोर्ट में 1978 में, जिसके बाद आर्टिकल 21 में पासपोर्ट का अधिकार और घूमने का अधिकार भी शामिल किया गया था।
हालांकि जैसे ही उन्होंने नौकरियों में प्रवेश किया, उन्हें महसूस हुआ कि स्त्रियों को इन अधिकारों को उपयोग में लाने के लिए विशेष सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे कि उन्हें मातृत्व अवकाश और कार्यस्थल पर बालवाड़ी जैसे प्रावधानों की आवश्यकता थी, ताकि अगर वो अपने कार्यस्थल पर जाए तो उनके बच्चों की देखरेख भी की जा सके। इस प्रकार के विशेष बर्ताव के बिना वे ना तो गंभीरतापूर्वक स्पर्धा में भाग ले सकेंगी और ना ही सफल व्यावसायिक और निजी जीवन का आनंद उठा सकेंगी। दूसरे शब्दों में, पुरुषों के समान अधिकारों के उपयोग के लिए उन्हें एक बार विशेष बर्ताव की जरूरत होती थी। जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं और ये जांचते हैं कि एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, तो हमें लगातार स्वयं से ही पूछने की जरूरत है कि क्या विशेष बर्ताव ये सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि एक समूह समान अधिकारों का उसी प्रकार आनंद उठा सके जैसे कि शेष समाज। हालांकि ये सावधानी हमेशा बरतनी चाहिए कि विशेष बर्ताव वर्चस्व या शोषण की नई संरचनाओं को जन्म दे, या फिर विशेष बर्ताव समाज में विशेषाधिकार और शक्ति को फिर से स्थापित करने वाला और एक प्रभावशाली उपकरण न बन जाए। विशेष बर्ताव का उद्देश्य और औचित्य एक न्यायपरक समतामूलक समाज को बढ़ावा देने के माध्यम के अलावा और कुछ भी नहीं है। अब हम बात करते हैं होमवर्क की, क्योंकि हमारा चैप्टर हो गया खत्म। तो आपके लिए कुछ होमवर्क भी। कुछ लोगों का तर्क है कि असमानता प्राकृतिक, जबकि कुछ अन्य का कहना है कि वास्तव में असमानता प्राकृतिक है और असमानता हम चारों ओर देखते हैं उसे समाज ने पैदा किया है। आप किस मत का समर्थन करते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। एक मत है कि पूर्ण आर्थिक समानता न तो संभव है और न ही वांछनीय। एक समाज ज़्यादा से ज़्यादा अमीर और बहुत गरीब लोगों के बीच की खाई को कम करने का प्रयास कर सकते हैं। क्या आप इस तर्क से सहमत हैं? अपने तर्क दें। किसानों की समस्या से संबंधित एक सरकारी रिपोर्ट के अनुसार छोटे और सीमांत किसानों को बाजार से अपनी उपज का उचित मूल्य नहीं मिलता। रिपोर्ट में सलाह दी गई कि सरकार को बेहतर मूल्य सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए, लेकिन यह प्रयास केवल लघु और सीमांत किसानों तक ही सीमित रहना चाहिए। क्या यह सलाह समानता के सिद्धांत से संभव है? चलिए, आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको चैप्टर समझ आया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप वीडियो को फ्री टाइम पे सुन सकते हैं। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे आपको क्लासेस अपडेट एंड PDF मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम के चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग।